फर्स्ट इंग्लिश में आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। तो आज का पहला टॉपिक है, फर्स्ट क्लास है हमारी इंग्लिश की सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग, कराची बोर्ड के लिए। तो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे पास एमसीक्यूज आता है। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री भी कहते हैं और पोइटिक डिवाइसेस भी कहा जाता है, एक ही चीज़ें हैं। आप एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं, पोइट्री के एलिमेंट्स, आप इनको पोइटिक डिवाइसेस भी कह सकते हैं, डिवाइसेस ऑफ पोइट्री, जिनको हम उर्दू में कहते हैं असनाफ़ शायरी, असनाफ़ शायरी या शायरी के सिन्फ। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं आपका, एक एमसीक्यूज इसका आपका बन जाता है। 20 के एमसीक्यूज आते हैं हमारे फर्स्ट इंग्लिश में, तो उसमें से एक एमसीक्यूज आपका इससे आ सकता है एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। सो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री है क्या चीज़, पहले ये समझिए। तो बेटा देखो, दो चीज़ें हम लोग हैं ज़िंदगी में पढ़ते हैं, एक होता है हमारा प्रोस और एक होता है पोइट्री। प्रोस और पोइट्री में क्या फ़र्क है? प्रोस कहते हैं नसर को, नसर मतलब जो चैप्टर्स आपके होते हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं, और पोइट्री जिसको पोम भी कहा जाता है, मतलब नज़्म। ठीक है, नज़्म और जो है ना नसर, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। नसर जो लिखा जाता है ना, वो आज़ाद किस्म की एक चीज़ होती है, मतलब उसमें आप किसी भी तरह से अपनी कहानी को बयान कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। लेकिन जब शायरी लिखी जाती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हुए शायरी को लिखा जाता है। उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो शायरी के अंदर खूबसूरती और ब्यूटी पैदा करते हैं, जिसको शायरी को पढ़ने में मज़ा आता है, शायरी को पढ़ने में अच्छा लगता है। जितना मज़ा शायरी पढ़ने में आता है, उतना मज़ा नसर पढ़ने में, प्रोस पढ़ने में नहीं आता है पूरी दुनिया को, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू। अब क्यों ऐसा होता है? शायरी पढ़ने में क्यों मज़ा आता है? क्योंकि शायरी के अंदर काफ़ी सारे पोइटिक डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, उस पोइट्री को खूबसूरत बनाती हैं, उसको ब्यूटीफुल बनाती हैं। उसके अंदर एक तासुर एक क्रिएट करती हैं शायरी का। अब एक जो अच्छा शायर होता है वो बेहतरीन तरह से इन पोइटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकता है। अब चूँकि हम और आप शायर नहीं हैं, वी आर नॉट द पोइट्स, दैट्स वाई वी डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, बट चूँकि पेपर में आता है, दैट्स वाई वी नीड टू नो कि ये क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो एमसीक्यूज़ का जवाब आराम से दे देंगे, हमें रटने की, मेमोराइज़ करने की, याद करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, तो बस आज की तो बहुत लंबी क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास इसी पर डेडिकेटेड है। आज मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के बारे में डिस्कशन करूँगा, देन एट द एंड ऑफ क्लास हम यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, या कुछ मैं एक्सरसाइज कराऊँगा। मतलब जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है उसी से हम एक असेसमेंट कर लेंगे कि आपको कितना आया है। तो ये तो ठीक है, पहले तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री हैं, बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस हैं। हम यहाँ पर सिर्फ मशहूर इंपॉर्टेंट 8 पोइटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, सिर्फ 8 जो सबसे फेमस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं। और वो 8 मैंने यहाँ पर सबके नाम आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है। सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, आयरोनी, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपिया, ये हमारे पास 8 पोइटिक डिवाइसेस। आप पहली बार अब सुन रहे होंगे कि सर ये क्या चीज़ें, तो इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, कुछ नया आपको मिले ना, लगे कि 9-10 से थोड़ा अलग है फर्स्ट ईयर, वरना तो वही नाउन प्रोनाउन पे बात करते रहेंगे, आपको लगेगा ये तो वही सर पढ़ा दिया आपने जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली। पहला है, ठीक है, सिमिली। ठीक है, अच्छा, इसको ये स्माइल नहीं लिखा हुआ है, पहली बात तो ये देखें, इसको बच्चा ने स्माइल पढ़ लेते हैं। ये एस के बाद आई है, अगर आई हटा दोगे ना इसके बाद तो ये स्माइल बन जाएगा, मुस्कुराहट, लेकिन ये स्माइल नहीं लिखा हुआ, दिस इज़ कॉल्ड सिमिली। ई को परफॉर्म साउंड आएगा इसमें, सिमिली पढ़ते हैं उसको, सिमिल नहीं पढ़ेंगे, सिमिली। ठीक है, तो सिमिली पहली पोइटिक डिवाइसेस है, पहला एलिमेंट ऑफ पोइट्री है सिमिली। अब देखो बेटा, जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम शायरी के अंदर दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों के बीच मवाजना करते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए हम 2 तरह के पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज सिमिली while the other one is called as a metaphor। ये 2 चीज़ें, दोनों का काम होता है शायरी में कंपैरिजन करना, किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से के साथ मवाजना करना। तो सिमिली और मेटाफोर, तो पहले सिमिली बताती है, दोनों है, सिमिली मेटाफोर दोनों ही आज हम डिस्कस करेंगे। सिमिली क्या कहते हैं? अच्छा, ये ना सेम यही क्वेश्चन उर्दू में भी आता है, उर्दू में भी आप देखेंगे, उर्दू के 10 ईयर्स में आप देखेंगे उर्दू में कि असनाफ़ शायरी की वजाहत कीजिए, डेफिनेशन में आता है उर्दू में, उसमें ना भी तशबी, इसमें उर्दू में लिखा हो तशबी, इस्तारा, मुबालिगा, तशख़ीस, शरीफ, तकरार, तज़ाद, तुसूती, तासुर, उर्दू में भी मैंने लिख दिया है, ताकि उर्दू की क्लास तो हम यहाँ कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उर्दू का भी शायरी आपको, क्योंकि जो इंग्लिश शायरी में जो चीज़ें हैं वो उर्दू में भी है। ठीक है, तो ऐसा कोई वो नहीं कि उर्दू में अलग है, लेकिन उर्दू तो आसान है क्योंकि हमारी ज़बान है, दैट्स वाई इंग्लिश में हम ज़्यादा फोकस करते हैं इसके अंदर। तो सिमिली, सिमिली जिसको हम कहते हैं तशबी, तशबी देना एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तशबी उर्दू में कहा जाता है।
कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। अब सिमिली में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं दो चीज़ों का। किस वर्ड के साथ? लाइक और एज के वर्ड के साथ। अगर आप किसी लाइन में आपको दिख रहा है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मवाजना किया जा रहा है, लाइक और एज के वर्ड के साथ, लाइक या एज दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। तो उस लाइन में हम कहते हैं सिमिली इस्तेमाल की गई है। मैंने कुछ मशहूर लाइन्स लिखी हैं अपने जानते हैं, जो आपने सुनी भी होंगी, कुछ नई लाइन्स भी होंगी। तो हर की मैं ना दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए। एक नहीं बल्कि दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे देखिए सिमिली की फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ठीक है, ये बहुत मशहूर नज़म है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ा होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये सबको आता है, कोई ऐसी बात नहीं कि सारा में तो नहीं आता ही। नर्सरी से पहले भी आता था, स्कूल जाने से पहले भी नज़म सबको आती थी। ठीक है, बहुत मशहूर नज़म है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब ये जो इसमें आखिरी लाइन जो उसकी होती है लाइक अ डायमंड इन द स्काई, इसमें क्या कर रहे हैं शायर जो है, ठीक है, तो इसके शायर को तो मुझे नहीं पता कि किसने इसको लिखा होगा, इसकी शायरी आई डोंट नो। हाँ, लेकिन इसकी जो मौसीकी है वो मोजार्ट नाम का एक जर्मन एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वोल्फगैंग मोजार्ट, अगर आपने उसका नाम सुना है तो शायद वो 5 साल की उम्र का था, 5 ईयर्स का था जब उसने इसकी धुन बनाई थी। अगर आपने कभी सुना है इसके बारे में, 5 साल की उम्र में उसने कुछ धुन या उसकी म्यूज़िक को कंपोज किया था। एंड ही वॉज अ म्यूजिकल जीनियस, कभी आप मोजार्ट के बारे में अगर सुने तो। ठीक है, तो उसने इस नज़म को मतलब धुन बनाई। तो इसमें जो आखिरी लाइन है ना लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो उसमें क्या कर रहा है ये शायर जो है वो सितारों को, चूँकि सितारों के बारे में, स्टार्स को वो डायमंड से कंपेयर कर रहा है कि सितारे जो है ना वो हीरो की तरह हैं, डायमंड्स की तरह हैं जो आसमान में है। तो लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो ये कंपैरिजन हुआ ना यहाँ पर, लाइक के वर्ड के साथ है तो इस लाइन के अंदर से मिली है। नर्सरी में नहीं पता था, अब पता लग रहा है फर्स्ट में जाकर के ये से मिली, वरना नज़म तो सबको आती है। बस यही हम देख रहे हैं जो नज़में आपको आती हैं उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि क्या चीज़ क्या होती है, उसके एलिमेंट्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक अ डायमंड इन द स्काई समझ में आ गया सबको फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड क्या है? अच्छा, सेकंड जो हमारे पास है ये नज़म तो बड़ी फेमस है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोइट्री पढ़ी होगी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर आपको याद है तो उसकी फर्स्ट लाइन थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। सुना ये वाले नज़म? When all at when I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way. They stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, there flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ये नज़म आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी होगी। अपनो 9 में नहीं पढ़ा था ज़माना, वो मुझे 9 पढ़ा है, बट टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ये नज़म जिसकी जो फर्स्ट लाइन है, तो जब पढ़ाता था तो पढ़ाते पढ़ाते याद भी हो गया, बहुत पढ़ा, 10-12 साल पढ़ाई 9 क्लास के, छोड़ दिया। तो अब इंटर की ज़रूरत है, जो कि 9-10 में तो मसला नहीं, आपको पता है पेपर तो वैसे ही हो जाता है, अब तो उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इंटर में जब तक मैं हूँ तो पेपर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात, क्योंकि अब तो आपको मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है। 9-10 में तो न पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ बच्चा पेपर कर ही लेता, आप सबको पता है। ओके, अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, सेकंड एग्जाम्पल समझिए। वेंडर्ड मतलब होता है बेमकसद फिरना, आवारागर्दी करना, बेमकसद फिरना। लोनली अकेले, एज अ क्लाउड जैसे के बादल। शायर अपने आप को कहते हैं आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बेमकसद फिर रहा था जैसे कि कोई बादल। तो इसमें शायर अपने आप को बादल से तशबीह दे रहे हैं, और एस के वर्ड के साथ दे रहे हैं। शायर अपने आप को क्लाउड से तशबीह दे रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ एस, दैट्स वाई इस लाइन में भी सिमिली है। बात समझ में आई? अगर हम किसी एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ लाइक और एस, देन इट इज कॉल्ड अ सिमिली। क्लियर? बहुत आसान, ये वर्ड दिख गया तो सिमिली। सेकंड इज कॉल्ड मेटाफोर। अब दूसरे पे आते हैं, मेटाफोर किससे कहा जाता है? मेटाफोर को उर्दू में कहते हैं इस्तारा। इस्तारा, इस्तारा खुद एक बड़ा मुश्किल वर्ड है उर्दू का, इसके मतलब होता है उधार लेना, किसी चीज़ को उधार में ले लेना, उधार लेना इस्तारा कहा जाता है गाड़ी उर्दू में, इस्तारा, या मेटाफोर कहते हैं इंग्लिश में। मेटाफोर किससे कहा जाता है बेटा? कि अगर आप एक वर्ड के बदले में कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक, या इस तरह से कह लो, बल्कि वर्ड इस्तेमाल नहीं, बल्कि आप किसी चीज़ को डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एस,
इसमें भी कंपैरिजन होगा, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज इन ये दोनों वर्ड्स नहीं आएंगे। ऐसे कंपैरिजन को हम लोग मेटाफोर कहते हैं, जिसमें एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरे चीज़ के बराबर करार दे देंगे, जैसा नहीं बोलेंगे, लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसकी मशहूर लाइंस देखिए, पाकिस्तान इज़ माई हार्ट बीट, ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, पाकिस्तान इज़ माई हार्ट बीट, पाकिस्तान मेरे दिल की धड़कन है। अब यहाँ पाकिस्तान को मैंने क्या किया, अपने दिल की धड़कन से कंपेयर कर लिया। पाकिस्तान मेरे दिल के धड़कन जैसा नहीं है, बल्कि मेरे दिल के धड़कन ही है। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट कंपैरिजन। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बराबर इक्वल लिया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, कि पाकिस्तान और मेरी दिल की धड़कन एक ही चीज़ है। पाकिस्तान इज़ माई हार्ट बीट। बात समझ में आ गई? एक और लाइन देखो, एक बड़ी मशहूर लाइन है, ये शेक्सपियर ने लिखी थी, बड़ा मशहूर शायर है। सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे इनकी शायरी, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है। विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने। तो विलियम शेक्सपियर ने एक नज़म लिखी थी, उसकी फर्स्ट लाइन है कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, सारी दुनिया एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड वेमेन आर मेरेली प्लेयर्स, और हर मर्द हर औरत इसके अदाकार है। ये बड़ी मशहूर लाइन आपने सुना होगा। तो ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, सारी दुनिया एक स्टेज है। तो शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड को स्टेज के बराबर मान रहे हैं कि सारी दुनिया स्टेज है। स्टेज शो जो होता है ना, वैसा है, जहाँ लोग अपनी अदाकारी करके जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े मुझे, तो यहाँ पे भी मेटाफोर है। बात समझ में आ गई? तो मेटाफोर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इक्विवेलेंट बराबर ले रहे होते हैं, कंपैरिजन ही कर रहे हैं, लेकिन लाइक और एज का वर्ड देख सकते नहीं आ रहा। क्लियर है तो मसला? ओके। थर्ड वन इज कॉल्ड हाइपरबोली। अच्छा देखो, हाइपरबोली इसको मतलब है यहाँ पर ना, एक होता है हाइपरबोला, नहीं है ये, एक तो हाइपरबोला होता है जो मैथमेटिक्स में होता है, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। वो उसकी टाइप्स होती हैं ना, किसकी, एलिप्स की टाइप्स होती हैं, शायद ये कोन की टाइप होती है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स वगैरह, वो हाइपरबोला होता है वो। ठीक है, वो हाइपरबोला, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली, ई आ रहा है, इसको हाइपरबोली पढ़ेंगे, हाइपरबोल नहीं पढ़ेंगे, हाइपरबोली फ्रेंच वर्ड है ये। ठीक है, अब हाइपरबोली का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको ना इसके वर्ड से भी निकाल देते हैं। बोली से मुराद समझ लो बोलना है, और हाइपर मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपरबोली। मुबालगा अच्छा, उर्दू में इसको हम कहते हैं मुबालगा आराई या मुबालगा करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, एग्जेजरेशन ऑफ द फैक्ट। उर्दू में इसको मुबालगा कहा जाता है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि कभी कोई शख्स अगर आपकी बढ़ चढ़ कर बड़ाई बयान कर रहा हो, तो हम ये कहते हैं भाई आप मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं, आपको मुबालगा हुआ है कोई, या आप मुबालगा कर रहे हैं। मुबालगा मतलब किसी बात को एग्जेजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देना। इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबोली, कि यू आर यूजिंग हाइपरबोली वाइल प्रेजिंग मी। ठीक है, तो हाइपरबोली का मतलब होता है किसी बात को जितनी है नहीं, उससे बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि वो झूठी लगनी शुरू हो जाए, जैसे झूठी तारीफें होती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली। ठीक है, हाइपरबोली शायरी के अंदर बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऊपर की वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा मुमकिन नहीं होता, बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान करते हैं। अब शायरी के अंदर होता है ना कि भाई कि आसमान से तारे तोड़ कर ले आना, आसमान से चांद तारे तोड़ कर ले आना, तो ये आसमान से चांद तारा तोड़ कर कोई नहीं ला सकता, लेकिन ये एक मुबालगा होता है। बोलो हाँ ठीक है, जाओ जाकर लेकर और नहीं ला सकेगा कोई, चांद तारा कैसे तोड़ेगा, बोलने की हद तक है, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली, है ना भाई। तो इसी तरह से उर्दू शायरी में जिस तरह से होता है, उसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी हमारे पास होता है। जैसे कि मैं एग्जेजरेशन ऑफ द, एग्जेजरेट मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, एग्जेजरेट करना, एग्जेजरेट का वर्ड सुना होगा आपने। तो अब इसकी एग्जाम्पल देख लें। आई हैव एडवाइज्ड हिम अ मिलियन टाइम्स, मैंने उसको लाखों बार नसीहत की है। जैसा अक्सर होता है ना घरों पे, इसकी एक सिंपल एक एग्जांपल होती है कि जो है वो हमारी मदर हमसे कहती हैं भाई जाओ पानी बोतल में पानी भर के रख दो फ्रिज में, हम एक बार सुनते हैं नहीं रखते हैं, फिर दूसरी बार अम्मी बोलती हैं, फिर दूसरी बार भी नहीं कहते हैं, फिर तीसरी बार में गुस्से से कहते हैं कि मैंने 100 बार तुम्हें कहा है रख दो, या मैंने 1000 बार मैं तुमसे कह रही हूँ रख दो, तुम नहीं काम कर रही। अब दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली, क्योंकि मैंने तो 2 ही बार कहा, ये तो तीसरी बार है, 100 बार कहाँ से, गिनो 100 बार होता ही नहीं है, वो 3 से चौथी बार में उनका 100 हो जाता है। दिस इज हाइपरबोली। मैंने सैकड़ों बार तुम्हें समझाया, सैकड़ों बार कोई नहीं समझाता, ये लाखों बार मैंने तुम्हें मना किया, लाखों बार कैसे मना कर सकता है कोई। तो ये दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली। एग्जेजरेट कर रहे हैं एक बात को, मतलब बेध्यानी में हम लोग बोल देते हैं ऐसे कि यार 50 बार मैंने तुमसे बोला है, बोलते हैं ना ऐसे। तो आई हैव एडवाइज्ड हिम अ मिलियन टाइम्स, इस लाइन में हाइपरबोली है, क्योंकि मिलियन टाइम कोई किसी को एडवाइस नहीं करता भाई। इसी तरह से डैफोडिल्स की ही लाइन है, डैफोडिल्स जो नज़म है इससे ही मैंने, चूँकि इसमें ना बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं, 9 में पढ़ा है, दैट्स मैं बार बार इसका रेफरेंस ले रहा हूँ मैं। 10,000 saw I at a glance, ग्लैंस का मतलब होता है झलक। तो उसमें शायर कहता है 10,000 डैफोडिल्स मतलब नरगिस के फूलों को मैंने देखा एक ही झलक में, मतलब एक ही झलक में मैंने 10,000 फूलों को देखा। तो ये पॉसिबल नहीं था कि 10,000 फूल एक साथ उसको दिख जाए, क्या पता 150 होंगे, 200 होंगे, लेकिन उसने 10,000 बोलकर मुबालगा आराई से काम लिया।
विलियम वर्ड्सवर्थ ने, दैट्स व्हाट इज अ हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोली क्लियर। तो हाइपरबोली इसे कहा जाता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की झूठी लगने लगे हो और सच का उसमें तासुर ना आ रहा हो। शायरी में ऐसा बहुत होता है, तभी शायरों के बारे में कहा गया कि अब अक्सर झूठे होते हैं। तो शायरी करना, इसीलिए इस्लाम के अंदर उस तरह की शायरी करना मना है जिसमें झूठ के अंसर पाए जाते हैं। जिसको झूठ बोलना इस्लाम में एक अखलाकी बुराई है, तो अब शायरी में भी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अगर हमद और नात है तो उसकी इजाज़त है, नात या शायरी वगैरह लिख सकता है। लेकिन इसके मजाजी के अंदर जो झूठी शायरी की जाती है वो गलत है। तो सिंपल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ये। बात समझ में आ गया हाइपरबोली के बारे में, बहुत बेसिक है, क्योंकि झूठ ही कह सकते हैं ना, झूठी है और क्या, ये सच थोड़ी ना ये। इसके बाद है फोर्थ हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन किसे कहा जाता है? तशखीस, किसी चीज़ को पर्सोनिफाई कर देना। मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन आर गिवन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। मतलब इंसानी खसूसियात को गैर इंसानी चीज़ों पर लागू कर देना। मतलब वो खसूसियात, वो प्रॉपर्टीज़ जो इंसान के साथ ख़ास हैं, उसको आप गैर इंसानी चीज़ों पर अप्लाई कर दें। शायरी में ऐसा किया जाता है, ठीक है, कि चांद को भी इंसानी चीज़ें दी जाती हैं कि चांद जो है वो उसको देख रहा है, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं हो सकता, चांद किसी को नहीं देख सकता। अगर चांद की अगर आप कहें चांद देख रहा है तो उसका मतलब यही हो गया कि आपने पर्सोनिफिकेशन कर दिया आपने, या मेरा दिल मुझसे ये बात कह रहा है। तो दिल कभी आपसे कोई बात नहीं कह सकता। दिल एक नॉन ह्यूमन चीज़ है जिसके अंदर आपने ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक डाल दी। बात समझ में आ रही है? ऐसा बहुत होता है उर्दू शायरी में। तो जैसे अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल में देखिए, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। अब ये भी एक लाइन हमारे पास उसी की डैफोडिल्स की है, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नरगिस के फूलों को देखा था, तो वो कहाँ देखा था उन्होंने? झील के किनारे। एक झील था, झील के किनारे देखा था। तो फूल, हवा चल रही थी तो फूल जो है वो नाच रहे थे, उसके साथ साथ जो लहरें थी पानी की वो भी डांस कर रहे थे। मतलब हवा के चलने से क्या होता कि लहरें बन रही थी। लेकिन उन्होंने लिखा क्या था? द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, कि नरगिस के फूलों के पहलू में उनके साथ जो लहरें हैं पानी की, वो रक्स कर रही थी, वो नाच रही थी, वो डांस कर रही थी। तो पानी की लहरें रक्स नहीं कर सकती। रक्स करना इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंसान डांस कर सकता है, इंसान रक्स कर सकता है, लेकिन पानी की लहरें रक्स नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर शायरी में तासुर दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एक बेजान चीज़ के अंदर जान डाली गई। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक और देखिए, अ बोल्ड एंड हैंडसम ट्री फेल इन द ग्राउंड। एक बहादुर और खूबसूरत दरख्त ज़मीन पर गिर गया। अब बोल्ड एंड हैंडसम, बहादुर और खूबसूरत। बोल्ड एंड हैंडसम की टर्म इंसानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम दरख्तों को थोड़ी ना बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी हैंडसम ट्री, इट इज़ अ वेरी बोल्ड ट्री। दरख्त बहादुर कैसे हो सकता है? तो ये तो ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा जा रहा है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। दैट्स इट, क्लियर? ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हो सकती है जो शायरी में होती है। तो मैं तो 2 लिख रहा हूँ तो कि बस आपको समझ में आ जाए, बस समझाना मकसद है मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल तो 50 आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप घर पे जाकर सर्च करो, आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसके बारे में। शायरी पढ़ते हुए देखते रहो कहाँ पर कौन सी चीज़ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के सब एलिमेंट्स है पोइट्री के, पोइटिक डिवाइसेस हैं। बात समझ में आ गई सबको? बहुत आसान, क्लियर है? ये 4 समझ में आ गए? हाँ, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। MCQs आते हैं क्लास के एंड में, देखते हैं किस तरह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 5वां हमारे पास है, 5th है आयरनी। अच्छा, आयरनी का ताल्लुक आयरन या लोहे से बिल्कुल भी नहीं है। आयरन मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरनी का ताल्लुक लोहे से नहीं है। उसको ज़रीफ़ कहते हैं, या ज़रीफ़ से मुराद क्या है? ज़रीफ़ाना कलाम सुना होगा आपने, कि तंज़ या कलाम जिसको कहा जाता है, या तंज़ भी कह सकते हैं। चलो, आप ज़रीफ़ तो बहुत मुश्किल वर्ड हो रहा है आपके लिए, तो तंज़ कह सकते हैं। तंज़ एक ही बात है, टॉन्टिंग चीज़ कोई है। आयरनी किसे कहा जाता है? ये भी शायरी में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। आयरनी किसे कहते हैं? रियलिटी इज़ अपोजिट टू द रिटन स्टेटमेंट। तंज इसी को बोलता है ना, तंज को मार रहा होता है, जिसको कहते हैं तंज मारा फलाने ने। तंज मारना का क्या मतलब होता है? वो एक ऐसी बात कर रहा होता है कि इंसान जो हकीकत में नहीं होती है, उसको तंज कहते हैं ना। मान लो कि आपको बोल दिया यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, मतलब वो तंज है। उनको पता है कि अच्छे नहीं है, बिला वजह मुझे बोला अच्छा तंज कर रहे हो, बोला तंज कर रहे हो मेरे ऊपर, ऐसे बोलते हैं ना। तो तंज इसको आयरनी कहा जाता है। मतलब द रियलिटी इज़ अपोजिट टू द रिटन स्टेटमेंट। मतलब जो लिखा है ना लाइन के अंदर, हकीकत उसके खिलाफ है, अपोजिट है। दैट इज़ कॉल्ड आयरनी। अब ऐसा आयरोनिकल स्टेटमेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो हम लोग देते हैं रियल लाइफ में भी। जैसे पहला है पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान आर ऑनेस्ट। तो बहुत इजी मैंने लाइन लिखा है कि पाकिस्तान के सियासतदान ईमानदार हैं। नाउ दिस इज एन आयरनी, क्योंकि सबको पता है कि सर आप तंज कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदानों पर, क्योंकि ईमानदार तो नहीं है वो कम से कम, ठीक है। मतलब ऐसा ही ना भाई, मतलब मुश्किल से ही आपको 1000 में से लाख में से कोई एक मिल जाए तो मिल जाए।
अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। हर बंदा अपने लेवल पर कोई ना कोई करप्ट है ही है, ठीक है। तो आप पाकिस्तानियों की बात समझ में आ गई, इसलिए बोलते हैं किसी को वोट देके कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको वोट मिलता है वो बाद में वही करता है। शुरू में तो सब बोलते हैं अच्छा करेंगे अच्छा, वोट मिलने के बाद वो भी पहले जैसे बन जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता। हमें पता लगता है कि इंसान अपने आप को खुद ही तब्दील कर सकता है चाहे तो, और सियासतदानों से और पॉलिटिशियन से जो है वो उम्मीद लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान आर ऑनेस्ट, पाकिस्तान के सियासतदान ईमानदार हैं। अब ये एक आयरनी है, दिस इज़ एन आयरनिकल स्टेटमेंट, क्योंकि जो लिखा गया हकीकत में जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान करप्ट कंट्रीज़ के अंदर शुमार होता है। पाकिस्तान में करप्शन के अंदर बहुत ऊपर नाम है पाकिस्तान का, बदनवानी बेईमानी के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चपरासी से लेकर मिनिस्टर तक करप्ट है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सबको पता है ये बात। और ये एक सिस्टम की तरह से हमारे अंदर करप्शन का चल रहा है, एक निज़ाम बन चुका है करप्शन का, सही है। और ये हर छोटे बड़े को पता है इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये एक तंज हो गया, ठीक है। दूसरा देखें, द थीव्स रॉब्ड अ पुलिस स्टेशन, चोरों ने एक पुलिस स्टेशन को लूट लिया। अब ये एक आयरनी है, तंज है, मतलब ऐसा होता नहीं है। मतलब पुलिस स्टेशन का काम तो चोरों को रोकना होता है, और अगर चोर ही पुलिस स्टेशन को मतलब लूट ले तो उसका मतलब एक तंज किया जा रहा है कि हकीकत में लिखा गया, हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियलिटी इसके मुखालिफ होती है ना। पुलिस मतलब कभी भी चोर पुलिस स्टेशन को लूटते नहीं है। तो जो लिखा गया अगर हकीकत है, रियलिटी उसके बरखिलाफ है, दिस इज कॉल्ड आयरनी, इसको तंज कहा जाता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद है एलिट्रेशन, ये भी बड़ा आसान है, तकरार, सनत तकरार इसको हम कहते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तकरार को कहा जाता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सेम कॉन्सोनेंट। तकरार का मतलब क्या होता है? वर्ड्स का रिपीट होना, वर्ड्स का अपने आप को दोहराना। कैसे वर्ड्स का दोहराना? स्टार्टिंग विथ सेम कॉन्सोनेंट, जो एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हों। अब कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है बेटा? बेसिक आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, सबको पता है ये बात, और ये बहुत बेसिक बात है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताने की बात नहीं है ये। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी डिवाइड द अल्फ़ाबेट्स इनटू टू मेन कैटेगरीज, 5 and 21। ऐसे ही है बेटा, जो 5 हमारे पास होते हैं दे आर कॉल्ड एज वाउल्स, है ना, वाउल्स, नॉट वॉवेल्स, वाउल्स, AEIOU, these are the vowels actually। and 21 जो हमारे पास बाकी होते हैं, these are called as कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट नहीं होता ये, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो 5 वाउल्स हैं AEIOU, इसके अलावा हमारे पास 21 कंसोनेंट्स हैं, ठीक है। अब कंसोनेंट क्या है? AEIOU के अलावा कोई हो गया, जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, ये सारे हमारे पास क्या कंसोनेंट है। तो अगर आपको एक लाइन ऐसी दिख रही है जिसमें कंसोनेंट साउंड, सेम कंसोनेंट वर्ड जो लेटर है उससे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ये इसको एलिट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। रिपीटिशन जब हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। उर्दू शायरी में भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना शायर मोमिन खान मोमिन, एक शायर, उन्होंने कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये रिपीटिशन है, इससे खूबसूरती आ रही है शायरी में कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ठीक है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। तो ये उर्दू शायरी में जिस तरह से तकरार होता है ना, सनत तकरार कहा जाता है इसको, एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है, इसमें पूरे वर्ड रिपीट नहीं होते हैं, स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। ज़रा देखिए एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश पे आते हैं ज़रा। अच्छा, ये वो 7 एजेस ऑफ जो शेक्सपियर की नज़म थी ना, उससे एक और लाइन है। असल शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ मैन एक नज़म है जो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इंसान के 7 दौर, 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है। अब इंसान के 7 दौर में वो बताते हैं कि इंसान ज़िंदगी से मौत, पैदा होने से मौत तक 7 अलग अलग दौर जीता है। उसमें से एक दौर आता है जब बुढ़ापा उसका आता है। जब बुढ़ाता है ना, तो इंसान की जो टांगें हैं वो पतली पतली और कमज़ोर सी हो जाती हैं, और उसके लिए चलना दोबार हो जाता है, दुश्वार हो जाता है गलियों में, और वो दुनिया उसको बहुत बड़ी लगने लगती है, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहा हो, तो उसको लगता है दुनिया बहुत फैल गई है। तो उसको इस तरह से वो कहते हैं अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक्स, एक दुनिया टू वाइड, बहुत बड़ी लगती है उसको, फॉर श्रंक शैंक। श्रंक का मतलब होता है पतली या कमज़ोर, और शैंक का मतलब होता है टांगें। ओल्ड इंग्लिश में लेग्स को कहते थे शैंक्स। तो श्रंक शैंक मतलब पतली पतली टांगें। तो उसकी पतली पतली या कमज़ोर से टांगों के लिए दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है एक बूढ़े आदमी के लिए। तो श्रंक शैंक, अब ज़रा यहाँ देखो कि जो श्रंक और शैंक है इसमें रिपीटिशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की, श्रंक शैंक, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जो एक साथ मिलके आ रहे हैं। सेकंड एग्जांपल समझिए,
ये एक नज़म हमारी है गुड टिम्बर, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। एक नज़म हमारे पास है गुड टिम्बर के नाम से, फर्स्ट ईयर में है ये गुड टिम्बर। उसमें एक लाइन है, देयर ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। स्कार तो जख्म को कहते हैं जो चेहरे पर आता है। ब्रोकन ब्रांचेस, टूटी हुई शाखें। अब देखो बेटा यहाँ पर ब्रोकन ब्रांचेस, बी हमारे पास कंसोनेंट है, ये रिपीट हो रहा है। तो गुड टिम्बर नज़म के अंदर आपको ये लाइन मिलेगी, ठीक है। तो देयर ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कंसोनेंट साउंड का रिपीट हो जाना एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल टाइम्स, 2 या 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको अक्सर हम लोग जो है ना वो उसमें यूज़ करते हैं, लाइक टंग ट्विस्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि इस तरह से होता है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। ये अक्सर टंग ट्विस्टर में बोलते हैं कि 10 बार बोल के दिखाओ ये बिना रुके, कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। सुना है ना, ये बड़ा मशहूर टंग ट्विस्टर है। तो ये सारे एलिट्रेशन इसमें दिख रहा है। स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड आप देखें मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है एक ही लाइन के अंदर, तो जबान लड़खड़ाती है इसमें, ठीक है, बोलते हैं इसको। तो ये श्रंग शैंग ब्रोकन ब्रांचेस ही हमारे पास, ठीक है। समझ में आगे बात? ये एलिट्रेशन कहलाता है, तकरार जिसको कहते हैं। कोई मसला बेटा? बहुत आसान बात है। 7th हमारे पास है ऑक्सीमोरॉन। मोरॉन वैसे हम किसी पागल को कहते हैं अगर हम देखा जाए तो वैसे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मोरॉन का जो वर्ड होता है। लेकिन ऑक्सीमोरॉन एक पोइटिक डिवाइस है। इसके मतलब सनत तजाद इसको कहा जाता है, तजाद कहते हैं। 2 अपोजिट वर्ड्स टुगेदर इन अ लाइन, एक ही लाइन में 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए, मतलब एक वर्ड और उसका अपोजिट उसके साथ लगाओ, 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए एक ही लाइन के अंदर, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। जरा देखिए एग्जाम्पल देखिए जरा। ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। ही इज द वाइजेस्ट फूल। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यहाँ दिख रहा है आपको। वाइजेस्ट अकलमंद तरीन, फूल बेवकूफ़, वो उन सब में सबसे अकलमंद तरीन बेवकूफ़ है। तो अजीब सा वर्ड है, वाइजेस्ट फूल, मतलब वाइज भी बोल रहे और फूल भी बोल रहे, अकलमंद भी बोल रहे, अहमक भी बोल रहे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। इस लाइन के अंदर 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ गए, 2 एक दूसरे के उलट हैं। एक और देखिए, आई एम गोइंग टू टेल यू एन ओपन सीक्रेट। मैं तुम्हें एक खुला राज बताने वाला हूं। अब ओपन सीक्रेट एक ऑक्सीमोरॉन है। कैसे? ओपन है तो सीक्रेट कैसे? सीक्रेट है तो ओपन कैसे? सीक्रेट तो क्लोज ही होता है, ओपन सीक्रेट क्या चीज़ होती है? राज तो खुला हो ही नहीं सकता ना। तो ओपन और सीक्रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मैं तुम्हें खुला राज बताने वाला हूँ, ओपन सीक्रेट बताने वाला हूँ, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। तो अगर 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए तो ऑक्सीमोरॉन। क्लियर है? बस ठीक है, कोई मसला? आसान है। लास्ट उसके बाद बात करते हैं नंबर 8 पर बात करते हैं। 8th वन, दिस इज कॉल्ड, अच्छा इसको थोड़ा सा वर्ड इसका मुश्किल हमारे पास है, दैट इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया इसको पढ़ेंगे, ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो ओनोमेटोपिया हमारे पास क्या है? सूती तासुर इसको हम कहते हैं। द वर्ड्स विच मिमिक अ साउंड, एक ऐसा लफ्ज़ शायरी के अंदर जो एक साउंड को बता रहा हो, लिखा हुआ वर्ड हो लेकिन वो वर्ड एक साउंड को बता रहा हो, एक आवाज़ को बता रहा हो। तो उस वर्ड को हम लोग उस लाइन में हम कहते हैं कि ओनोमेटोपिया इस्तेमाल किया गया। जैसे ज़रा देखिए, ही वोक अप बाय द म्याऊ ऑफ कैट, वो बिल्ली की म्याऊ से जाग गया। अब ये जो म्याऊ यहाँ पर आ रहे हैं आप देख सकते हैं, ये बिल्ली की आवाज़ है जिसको वर्ड की सूरत में डाल दिया गया, जैसे इस तरह से हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। सेकंड लाइन देखिए, ही इज लिसनिंग द टिकिंग ऑफ क्लॉक। टिकिंग, अब घड़ी जो है वो टिक टिक करती है ना, टिक 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 घड़ी करती है। तो टिकिंग का जो वर्ड है वो एक ओनोमेटोपिया है, कि वो सुन रहा है घड़ी की टिक टिक को। तो ही इज लिसनिंग द टिकिंग ऑफ क्लॉक्स। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज ओनोमेटोपिया। तो हमारे पास टोटल जिस तरह से मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये 8 पोएटिक डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। तो लेट मी गिव यू अ स्मॉल रिविजन ऑफ दिस थिंग्स। फर्स्ट इज सिमिली, the comparison by using the word of like and as. The second one is metaphor, the direct comparison between two things like A is equal to B. Third one is hyperbole, which is the exaggeration of the fact. The fourth one is personification, you are giving humanistic characteristic to non-human things. ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने भी सॉल्व किए हैं यहाँ पर, जिसमें हमें क्या करना है कि हर लाइन के अंदर एक ना एक पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, उसको बताना है। ठीक है, लेकिन ना आप सबके आंसर आ गए होंगे, क्योंकि ईजी भी है। चूँकि अगर आपने लेक्चर पढ़ा है तो आप ये कर पाते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। राइट सी बात है, कल तक अगर मैं आपसे पूछा तो कल आपको क्या पता था क्या होता है पोएटिक डिवाइस, है ना? 9-10 में कभी पढ़ा आज तक है, पहली बार सुना है ये सब भी कुछ होता है। तो ये MCQs में आता भी है,
तो लाजमी आपको बेटा इसको समझना है। तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया कि बाद वालों के लिए भी काम आएगा, ऐसे नहीं कि फिर उनका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बार बार तो नहीं पढ़ाऊँगा अब मैं, ये एक बार पढ़ा दिया तो फर्स्ट है हमारे पास है स्मोकिंग कैन हील वेरियस एलिमेंट्स। ये क्या है? ये दिस इज़ आयरनी, वेल डन। ये आयरनी है, चूँकि जो लिखा गया हकीकत इसके बरखिलाफ़ है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारे पास है आयरनी, चूँकि स्मोकिंग तंबाकू नोशी की वजह से बल्कि बीमारियाँ होती हैं, तरह तरह की बीमारियों के इलाज उसके अंदर नहीं है, ठीक है। सेकंड है यू कैन फाइंड हम्बल हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ये क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज़ एलिट्रेशन। क्यों एलिट्रेशन इसके अंदर है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हम्बल हैप्पीनेस यहाँ दिख रहा है ना, कि ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट कर रहा है स्टार्ट में अपने आप को, एच कॉन्सोनेंट होता है। थर्ड है द ग्लास इज़ फुल्ली एम्प्टी। यस, दिस इज ईजी, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बिकॉज दो अपोजिट वर्ड एक साथ हैं, फुल्ली और एम्प्टी दोनों। फुल्ली मतलब पूरी तरह से, और एम्प्टी खाली। फुल भी है और खाली भी है, भरा हुआ भी और खाली भी, ऐसे लग रहा है ना। तो ये हमारे पास ऑक्सीमोरॉन है। फोर्थ है द रूम इज इकोइंग विद द स्विशिंग ऑफ विंड, दैट इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया रीज़न क्या है? जो स्विशिंग यहाँ पर आ रहा है ना, ये असल में साउंड को बता रहे हैं कि जो विंड होती है, हवा जो है, तेज़ हवा, उसकी जो आवाज़ होती है उसको स्विश का साउंड होता है, तो उसको मिमिक कर रहा है। फिफ्थ है द रोड वॉज द रिबन ऑफ मून लाइट। ये क्या है? दिस इज मेटाफोर, क्योंकि रोड को रिबन ऑफ मून लाइट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। दिस इज, ये स्टार है, मेटाफोर है। एट है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। अब एज आ गया, सो दिस इज सिमिली। सेवंथ है द मून वॉज स्माइलिंग विद जॉय। दिस इज पर्सनिफिकेशन, क्योंकि चांद की मुस्कुराहट इंसानों की खसूसियात है, चांद की नहीं हो सकती, तो ये एक पर्सनिफिकेशन। लास्ट है हिज पॉपुलरिटी वेंट अप टू द स्टार्स, दैट इज हाइपरबोली। उसकी शोहरत सितारों तक चली गई, तो सितारों तक शोहरत किसी की भी नहीं जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे ही आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बताए हैं, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। समझ में आ गई बात?